इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। हस्ब मामूल मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखती हैं। आज इस्लाम के ताल्लुक़ से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है कि आवाज़ बुलंद करने वाला सैयद अली गिलानी कैद हयात से आज़ाद हो गया। और इसके साथ दूसरी जो अफसोसनाक ख़बर है वो बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मैंगल की वफ़ात की है। आज का दूसरा हिस्सा जो हमारा होगा प्रोग्राम का वो इमरान खान की एक तकरीर है जो सियालकोट खारिया मोटरवे के दौरान उन्होंने की है इफ्ताह करते हुए, और फिर हम इसके बाद बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। बखैर साहब, ये जो आज़ादी कश्मीर की गूंज थी और एक लंबी जद्दोजहद है एक आदमी की जिसका ईमान था कि एक ऐसा कश्मीर चाहिए जो कश्मीरियों का हो। उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और हमेशा जद्दोजहद करते रहे। 92 ईयर्स उनकी उम्र। और देखें कितने अफसोसनाक बात है कि शाम को वो फौत होते हैं बुध को जुमेरात की सुबह अज़ानों के वक़्त उनके ख़ानदान को मजबूर किया जाता है कि उनको दफना दिया जाए। मासवाए उनके ख़ानदान के चंद अफराद और चंद हमसाए मौजूद हैं। पूरे शहर को फ़ौज के हवाले किया हुआ है। फ़ौज ने लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने नहीं दिया, जनाजे में नहीं शरीक होने दिया। ये है वो जमहूरियत जिसकी तारीफ़ दुनिया करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। उनको भी शर्म आनी चाहिए जो ये बात कहते हैं, और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल ऐसे दफनाया गया जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नुडेरों में दफनाया गया था। एक डेड बॉडी लाई गई, कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया और कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ दें। 12 साल से वो घर में नज़रबंद थे। वो कैंसर के मरीज़ थे। इमरान खान ने उनको एक दफ़ा ये दावत दी कि इलाज कराएं, लेकिन उन्होंने वो दावत कबूल नहीं की। उन्हें पाकिस्तान का सबसे आला एजाज़ निशान पाकिस्तान दिया गया। और अगर मैं इस तारीख़ में देखूँ तो नेल्सन मंडेला और फेडरल कास्ट्रो की लेवल का एक रहनुमा है जो आज कश्मीरियों से जुदा हो गया। ये बहुत साहब, मेरे ख्याल से आपने बहुत मुनासिब गुफ्तगू उनके हवाले से कर दी है। बहुत कम गुंजाइश बाकी है, लेकिन दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सैयद अली गिलानी कश्मीर की एक बहुत पावरफुल वॉइस थे, और जहाँ तक उनकी जद्दोजहद का ताल्लुक़ है तो उनके बारे में ये एक रवायत है कि उनकी ज़िंदगी की हर तीसरी रात जो है वो जेल में गुजरी है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो जो इक्वेशन खान साहब ने बनाई है वो वाक़ईतन उस इक्वेशन के हकदार थे। और हिंदुस्तान की जो भी रजीम हो, चाहे वो मोदी की रजीम है, चाहे उससे पहले वाजपेयी थी, उससे पहले जो भी रजीम्स रही है, उनकी सबसे बड़ी मुखासमत इनके साथ ये थी कि ये बड़े खुले अंदाज में, बड़े साफ लफ्ज़ों में पाकिस्तान से इल्हाक की बात नहीं करते थे, बल्कि बिलीव करते थे इसके ऊपर। और अभी इब्तिदा में जो फुटेज आपने देखी है, आपने देखा किस शिद्दत के साथ वो पाकिस्तान हमारा है का नारा लगा रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं का नारा लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ आखिर लम्हा जो था उनकी ज़िंदगी का, उसमें भी उनके प्रो पाकिस्तान होने का सबसे बड़ा सबूत और दलील ये है कि उनका जनाजा जो था, जो उनकी बॉडी थी, उसको पाकिस्तान के परचम में लपेट के उन तमाम तर सख्तियों के बावजूद, जिसका हवाला दिया खान साहब ने शुरू में, उनको दफनाया गया है। हरचंद के तदफीन जो है, इसको नॉर्मल तदफीन नहीं कह सकते, बहुत ही जबर के तहत ये तदफीन हुई है। और मैं समझता हूँ कि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले हिंदुस्तान, ये इमेजेस जो हैं, जिस तरीके से कर्फ्यू ज़्यादा पूरा कश्मीर था और जिस सख्ती और उसके साथ उनके रिश्तेदारों को दूर रखा गया उनके जनाजे से, वो इमेजेस अब दुनिया से छुप नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से ये हरकत जो हिंदुस्तान ने की है, ये उसका मुंह चढ़ाएगी कि एक इतना बड़ा कश्मीरी लीडर जो ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो सरकर्दा लीडर था, उसके साथ मरने के बाद भी जो सलूक रवा रखा गया, वो हिंदुस्तान की रियासती जबर की सबसे बड़ी दलील। ये 1987
1977 1972 यानी 72 से वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, 72 77 1987 तक वो पार्लियामेंट के मेंबर है। तो फिर ये एक बात सिर्फ ये नहीं कही जा सकती कि वो एक सिर्फ अच्छे मुकर्रर थे या वो लोगों को उकसाते थे, नहीं, ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ दैट एरिया आल्सो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो एक ही चीज़ पे डटे हुए थे, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब हम प्लेबिसाइट की बात करते हैं, उसी एरा की बात है कि प्लेबिसाइट की हम सब चाहते थे प्लेबिसाइट हो। इन्होंने तो सारी ज़िंदगी जेल में काटी है और आखिरी साल भी इनके जो थे वो भी जेल में इन्होंने डेथ भी उनकी उसके भी वो नज़रबंदी में थे। यस, नज़रबंदी में थे। तो मैं समझता हूँ कि देखें, ये ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो मैं कहूँगा जो जबर हिंदुस्तान ने दिखाया है अपनी लीडरशिप के थ्रू, मैं समझता हूँ इससे बदतरीन कोई एग्ज़ाम्पल मैं दे नहीं सकता कहीं भी। और ये इनको महंगा पड़ेगा। आज हम वही बात कर रहे हैं ना जी कि 20 साल के बाद तालिबान ने रिक्लेम किया है, उन्होंने कोई फतह नहीं की है, उन्होंने अपनी जगह वापस ले ली है। तो यही चीज़ कश्मीरी इंशाअल्लाह अब देखेंगे कि ये अपना कश्मीर वापस ले लेंगे ये। और इस कश्मीर को मैं समझता हूँ हमने एक बड़े सेंसिटिव, बड़े संजीदगी से और बड़े मैं कहूँगा डिप्लोमेटिकली हमने इसको टैकल करना है, रादर देन के जो हिंदुस्तान कर रहे कन्फ्रंटेशनिस्ट, एजिटेशनिस्ट, क्रिमिनल और उसके बाद वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ। जब जैसे पहले कि आप बात आगे करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि काबज़ फ़ौज की भारी नफरी ने श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पे छापा मारा, ख़ानदान के अफराद किया, अली गिलानी की लाश छीन ली। ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये ठीक बात है। देखें, जिस तरह सैयद अली गिलानी रिस्पेक्टेबल कश्मीरी लीडर थे, ही वॉज द ओनली नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर जो कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करने में सबसे आगे थे। चाहे कश्मीर की आज़ादी की पॉलिटिकल तहरीक हो, चाहे अस्करी तहरीक हो, उन तमाम तहरीक के वो एक ऐसे रहनुमा थे जो सब उनके पीछे थे, जिनके बारे में काजी हुसैन अहमद ने क्या बात कही थी कि जब वो अमीर मुंतखब हुए तो उन्होंने कहा कि मैं आपका अमीर ज़रूर हूँ मगर मेरा अमीर सर सैयद अली गिलानी है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और इसके अलावा देखें, उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी डे वन से लेके मरने तक उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। और उनके अक्सर बयानात में क्या था? तौहीद थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे ईमान, और उनके ईमान का तीसरा हिस्सा पाकिस्तान था, पाक सर ज़मीन। ये वो अल्फाज हैं जो वो हमेशा अदा करते थे। जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत थी वो ऐसी मोहब्बत थी जो आज तक किसी भी कश्मीरी लीडर ने इतनी मोहब्बत नहीं शो की। ये वो खला है जो अब शायद पुर ना हो सके। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे जो चीज़ समझ आ रही है कि एक ऐसा लीडर है मुसर्रत आलम भट्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस सैयद अली गिलानी के इस वैक्यूम को फिल करने की सलाहियत रखता है। उसकी मैं आपको मिसाल उसकी देता हूं। तरबियत सारी उनकी तरबियत भी उन्होंने की कि वो, और फिर वो उसके सेक्रेटरी जनरल भी थे उस पार्टी के। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है खान साहब, 2016 में जब मुज़नी ठीक है शहीद होता है और उसका खून वो खून होता है जो नौजवानों को आगे लाता है, जो नौजवानों को इस तहरीक में, एजुकेटेड नौजवानों को उस तहरीक में जान डालता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब एक ऐसा सिनेरियो चेंज होने जा रहा है जो कश्मीर की पूरी आज़ादी तक इंशाअल्लाह, जो आपने बात की, जो पीजे ने बात की, वो इस बंदे के मुसर्रत आलम भट्ट नौजवान आदमी है, उसके हाथ में आने वाले वक्त में सियासी और अस्करी सारी क़यादत उसके पीछे मुतहर्रक होगी। और बहुत से लीडर जो साइलेंट होके, खामोश होके इस तारीख में बैठे, शायद वो इररेलेवेंट हो जाएं। देखें, ये तो चले हम इस पर डिबेट करते रहेंगे प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। एक चीज़ जो दुनिया को दिखानी चाहिए कि अंडर आर्टिकल 43 ऑफ द 4th जिनेवा कन्वेंशन एंड अंडर आर्टिकल 78 उनको रिव्यू एक साल में 2 दफ़ा होता है। दे डिड नथिंग ऑफ द सॉर्ट।
They did nothing वो of the तो- sort. नहीं, देखिए, वो तो this स्टेट shows टेररिज्म है, दैट इज अ स्टेट state terrorism. That's it. स्टेट That's it. हाँ। देखिए, state एक बात terrorism- खान साहब अगर इजाज़त देंगे मुझे आप, एक तो ये कि पाकिस्तान में उनकी वफात के ऊपर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है, चाहे वो सोग अनाउंस करने की सूरत में है, पाकिस्तान में 1 दिन का सोग है, आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पर 3 दिन का सोग है, और जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, चाहे वो अस्करी लीडरशिप है, चाहे वो सिविलियन लीडरशिप है, उन्होंने जिस तरह का कॉम्प्लीमेंट और ट्रिब्यूट पेश किया है उनकी ज़ात को, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो यहाँ तक कहा है कि सैयद अली गिलानी का मिशन जो है वो कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका कद काठ जो है इन सारी बातों से डिटर्मिन होता है कि वो कितनी मजबूत पावरफुल आवाज़ थे कश्मीर की। मेरा ख्याल है दोस्तों, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ये बात जारी रहेगी और इसके साथ ही अताला मैंगल की भी गुफ्तगू होती रहेगी। ख़ुरात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। कश्मीरी मुज़ाहमत का अजीम रहनुमा आज उनमें नहीं रहा, और ये 3 नस्लों के साथ उनका वाबस्तगी थी, 3 नस्लों के साथ। और ये एक बात याद रखनी चाहिए कि ऐसे लीडर जब वफ़ात पा जाते हैं तो वो ख़त्म नहीं होते। उनकी सोच फ़िक्र, जिस तरह जावेद नाम ले रहा था एक उनके दोस्त का, वैसे हज़ारों लोग होते हैं जो उनकी फ़िक्र और सोच को लेके आगे जाते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। किसी के जनाजे में शमूलियत से मुसलमानों को रोकना ये सिर्फ कश्मीर को मैसेज नहीं दिया, ये पूरे हिंदुस्तान को मैसेज गया है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैसेज गया है कि लोगों, भारत में एक हिंदू रियासत आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रही है। जी, मैं इसमें सिर्फ इतना इजाफा करना चाहता हूँ कि 1989 में कश्मीर में इंतफादा शुरू हुआ। इंतफादा इस्तिलाह जो है वो फ़लस्तीनियंस की जदोजहद के साथ है, लेकिन उसी में फिर मुज़फ़्फ़र वानी जिसका तज़किरा आपने किया, ऐसे लोग सामने आए। वो जद्दोजहद मेरे ख़्याल से कश्मीरियों ने ये तय करके शुरू की थी कि हमें ये लड़ाई ख़ुद से लड़नी पड़ेगी। हम सिर्फ बाहर के ममालिक की या पाकिस्तान से सियासी और जो डिप्लोमेटिक सफारती हमायत से उससे गुजारा नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि वो आर्म्ड जद्दोजहद हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, और इतनी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, और इतने कितने मुज़फ़्फ़र वानी हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसका। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ऐसी सूरत हाल है जिससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि स्टेट टेररिज्म के हवाले से अब हिंदुस्तान की जो हरकत हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। वो मेरे ख़्याल से अब दुनिया भर में ना सिर्फ एक्सपोज होगा, बल्कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी जो है इसको बहुत यानी इसमें कुव्वत आएगी। जी, देखें, सबसे पहले तो हम जो आपस में, मैंने हमेशा इस पे मैं बड़ा फर्म हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठ के मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं और हमें पाकिस्तानी ही सुनते हैं। ये केस हमने प्लीड करना है इंटरनेशनली, ये हम इंटरनेशनली प्लीड नहीं करते। मैं बार बार मैंने इस प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है, पुराने प्राइम मिनिस्टर्स को, कि आप कश्मीर सेंटर्स खोलें जो हमारे अनऑफिशियल एम्बेसीज थे, ब्रसल्स में, लंदन में, वाशिंगटन जो में, उन्होंने वादा किया था कि जो हम खोलेंगे। हम खोलेंगे, नहीं हुआ। अब बात यह है कि देखें, वो कौमें तरक्की करेंगी जो अपनी वीकनेसेस वो सबक हासिल जो सबक करेंगी। हासिल करती हैं। अब बात यह है, हिंदुस्तान हमारे से बहुत आगे पीआर के अंदर, इंटरनेशनल पीआर के अंदर, उसका लॉबी हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, हमें इम्प्रूव करना जी चाहिए। जावेद। देखिए खान साहब, मैं तो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहा हूँ। मैं अली गिलानी साहब की ज़िंदगी से हमारे पास वक्त भी ख्याल, मैं वक्त का भी बस ख्याल एक रखिएगा। सेकंड, तो 1 मिनट में क्लोज कर देता हूँ। मैं उनसे ये सबक देखना चाहता हूँ कि देखें, उन्होंने सारी ज़िंदगी उस आज़ादी के लिए दे दी, आज़ादी का परचम बुलंद करने का ख्वाब देखते हुए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। एक हम हैं, इस आज़ादी की हमें कदर करनी चाहिए, हमें इस मैं तो आज़ादी सिर्फ की एक हिफाजत बात- करनी और चाहिए। इस आज़ादी की हिफाजत करनी चाहिए। हमारे तमाम लीडर्स को मैं मैं आज इस मौके पर रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ तो सबक सीखें ज़ाती और हम मफादात से ऊपर ज़ाती उठें खुदा के मफादात लिए। से निकल कर इस कौम काश की, आपके इस आज़ादी की कदर काश करें, आपके बस। मुल्क में ऐसा हो कि आप अपनी जो ज़ाती मफादात हैं उनको कुर्बान करें और कौम को बढ़ते समझें और ऐसे लोगों की कुर्बानियों से सीखें। अब हम सरदार अताउल्ला मैंगल की अब बात करेंगे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में। देखें, बलोच का जो समाज है और उसकी सियासत के 4 रोशन, बुखारी साहब कहते हैं कि वहाँ पे मीनार थे,
और ये सरदार अताउल्लाह मैंगल उन रोशन मीनारों का आखिरी मीनार कहते हैं। इससे पहले नवाब खैर बख्श मरी, नवाब अकबर खान बुगटी और गौस बख्श बिजंजो वफात पा चुके हैं। और एक कलात फैमिली, कलात कला फैमिली फैमिली खान का खान बहुत कलात। रोल रहा है। अब देखें 25 साल की उम्र में अताउल्लाह मैंगल अपने कबीले का सरबराह मुंतखब हुआ, व्हेन ही वाज ओनली 25 ईयर्स। इलेक्शन लड़ा 70 में, जब पार्लियामेंट ख़त्म हुआ और बलूचिस्तान को सीट मिली, तो वो बलूचिस्तान असम्बली के पहले इलेक्शन में नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आए और वहाँ के वज़ीर आला बने। बिल्कुल 62 में आए थे ये, इनकी फर्स्ट अपीयरेंस थी और लास बेला में रहते थे ये। देन ही मूव्ड ऑन टू कराची एंड ऑफ कोर्स वहाँ से फिर इनका एक पॉलिटिकल एक दौर जो आप जैसे आपने कहा है कि वो शुरू हुआ। इनका मैंने इंटरव्यू किया है, एक इंटरव्यू इनका किया मैंने इनके घर पे किया कराची में। मुझे इनमें से जो आज हम अली गिलानी साहब की बात कर रहे हैं, इनके अंदर जो नेशनलिज्म मुझे नज़र आई, इनके अंदर मुझे They were यकीन symbol. थी। He was ओह, symbol of he nationalism. was a symbol of- अख्तर वहीं बैठे थे, इनके बेटे अख्तर मैंगल वो सामने बैठे थे जब इंटरव्यू हो रहा था। इनसे मैं जो बात कर रहा था, इनके अंदर वो पाकिस्तानियत और वो जो नेशनलिज्म मुझे नज़र आई है, इफ्तिखार खुदा की कसम मुझे बड़े कम लोगों के अंदर नजर आई। पीजे उसका उन्होंने खुद सबूत दिया। देखे ना, उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जरूर होंगी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस से अपने आप को अलहदा नहीं किया। इसी तरह उनके बेटे को देख लें, सरदार अख्तर मैंगल को, आज भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं। उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली वायबल रखा और जो उधर के लोग हैं उनके हकूक, ठीक है मैं ये समझता हूँ सियासी इख्तलाफात जरूर होंगे, मगर जो उन्होंने थोड़ा सा इजाफा आपके कर दूं जावेद। एक बात तो यह है कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने डिराइव कभी नहीं किया। पाकिस्तान के जो उन्होंने स्टेट जो हक मांगा स्टेट हुड के अंदर रहते हुए उसी में उन्होंने रहते अपना हुए हक मांगा बिल्कुल हमेशा सही से, और यही वजह है कि वो सिस्टम का हिस्सा भी रहे, लेकिन बलोचों के हकूक के ऊपर उन्होंने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। और सर देखें बहुत साहब, वो 73 से लेकर 77 तक वो जेल में रहे। और एक आदमी जो जिसको आपने वज़ीर आला बनाया, वन ख़त्म होने के बाद फिर वो इख्तलाफात की बिना पे वो जेल में रहे। एक इंटरव्यू में सरदार अताउल्लाह मैंगल ने ये कहा था कि रहनुमा पैदा नहीं होते, ये वक्त और हालात होते हैं जो से रहनुमा बनाते हैं। बहुत साहब ये बात में बहुत वज़न है वाकई। बेनज़ीर भुट्टो, मतलब ऑल इम्पॉर्टेंट लोग जितने की लीडर्स हैं, वो हालात और वाक़यात की जो चक्की में से जब गुजरते हैं तो वो फिर जाके वो लीडर के तौर वो पर हालात करते हैं। मामलात उनको जब वो और अवाम मैं की समझता हूँ तकलीफें देखते हैं तो तब भी बनते हैं ना। बलूचिस्तान के जो ये पहले वज़ीर आला थे, 93 ईयर्स उनकी एज थी। ये जो गम और दुख बलूचिस्तान के लोग महसूस करते हैं, हम सब की तरफ पाकिस्तान से के, हम not सब आन से के। हम इस दुख में बराबर के शरीक हैं, जैसा कि हम गिलानी साहब के दुख में बराबर के शरीक हैं। आज का ये सेगमेंट अजीब है कि मुझे इफ्तिखार। दो बड़े 92 इयर्स ओल्ड गए। मैं ये कहने का था कि Same, 92, आज 93 दो अजीब बात बड़े है कॉम्प्रेस गए हैं, कि let us say that. डीएनए के इस प्रोग्राम में मुझे आज आगाज़ दो ऐसे लोगों के नामों से करना पड़ा जो अब हमें नहीं, लेकिन वो अजीम थे इसलिए कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने असूलों पे, प्रिंसिपल पे। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, ख्वातीन हज़रात जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान काफ़ी मसरूफ़ हैं, कहीं ना कहीं वो कोई तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं, जर्नलिस्टों से मिल रहे हैं, ग्रुप से मिल रहे हैं, डेलीगेशन से मिल रहे हैं, कुछ लगता है कुछ तैयारी कर रहे हैं। वहाँ उनका हक भी है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब चाहें वो इलेक्शन की तैयारी करें। आज सियालकोट खारियाँ मोटरवे का इफ्ताह करने गए थे और फिर वही तरीका कि साबका सारे मनसूबों पर करप्शन की मोहर लगा दी कि वो तो बने ही इसलिए थे कि उसमें से माल कमाना था। पीछे ये रवैया, हमारा पढ़ा लिखा आदमी है, इज़ ए वेरी एजुकेटेड मैन। आपने ये सवाल किया, फिर बीच में आपने एक लफ्ज़ करप्शन का डाला। मैंने नहीं डाला, मैं और नवाज शरीफ हम जा रहे थे फ्रॉम पेशावर टू चरसदा। आज़म होती बैठे थे सामने जो कि ओवरलुक कर रहे थे मोटरवेज़ को। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा एग्जूबरेंट होके, वही आज़म सवाती ना जो आजकल उनको कहते हैं चोर थे। आज़म होती ये गाड़ी चला रहे थे और नवाज शरीफ आगे थे, मैं पीछे था।
तो ये इन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि सर मैंने डाइवू वालों को कह दिया कि गो स्लो हो जाए। तो नवाज शरीफ ने लुक के कहा नहीं 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 ये ना करें। उन्होंने कहा नहीं सर वो बेनज़ीर ने वो आई है उसको वो 2 करा रही है तो मैंने उसको कहा है गो स्लो हो जाओ। तो लफ्ज़ थे नवाज शरीफ के नहीं नहीं ये बिल्कुल ना करो, ये कौमी एहसासा है, इसको तेज़ी से जाने दो और जब मैं आऊँगा तो मैं इसको 3 लेन कर दूँगा लेकिन गो स्लो ना हो। ये तो एक मेरे सामने मैं पीछे सीट पे बैठा था। एक तीसरी चीज़ जो दूसरी चीज़ जो है जी देखें जो भी आता है वो कहता है मैंने किया है। उस्मान बुज़ार साहब ने 90 शाहराह के ऊपर बड़ी अच्छी एक तकरीर की, ज़बरदस्त तकरीर की और कहा कि हमें कोई PMLN वाला क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि हम कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ के ऊपर PMLN की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं हम आगे लेके चल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है और ये पहली दफ़ा मैंने किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर से सुना है कि वो पुरानी गवर्नमेंट अब हम ये दुआ करें कि इनकी ये सोच जो है ये अपनी पूरी पार्टी पर हावी हो जाए, अल्लाह करे। देखें अल्लाह करे, देखें एटलीस्ट जो हमारे साथ जो हुई है वो फाइन कर दें, ठीक है जी, दुआ करें। मेन उस्मान चीज़ बुज़दार देखिए बोलना शुरू कर दो दें। बातें मैं अर्ज कर अच्छा नहीं मुझे एक मिनट में सर इन्होंने कहा उस्मा बुखारी ने आज बहुत हाँ, उसने काफ़ी ज़्यादा परखड़े तनकीद किया है। क्या उसमें कोई किसी के पास हैं नोट्स उसके? जी मैं अर्ज कर देता हूँ उसके हवाले से। देखिए गुजारिश ये है पहले तो इमरान खान साहब को जो सबका हुकूमतों के मंसूबे हैं उनको अंडरमाइन करना ज़रूरी नहीं है। जो लाहौर रावलपिंडी मोटरवे है वो पाकिस्तान की पहचान है, पीजे बाहर जाता है अक्सर, इसको पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। पहला चलान नवाज शरीफ का ही हुआ था हाँ, उधर। उसको कंडेम करना कि ये बगैर भी आप अपनी खूबी बयान कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो आज उन्होंने अपनी तकरीर में सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो थी रेड टेपिज्म के ख़िलाफ़। उनका मुझे बताएं कहाँ रुकता है कोई प्रोजेक्ट ताकि मैं उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कराने में आपकी मदद करूं। ये बहुत बड़ा अजाब है पाकिस्तान में कि चीज़ें जो हैं वो जाके ब्यूरोक्रेसी के पास रुक जाती हैं, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अब आ जाए जनाब, जो अज़मा बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक तरह का वाइट पेपर है इस हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर, जिसके दावे किए गए थे, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब भी किया था। उनका कहना यह है कि इट इज़ ए 3-year टेन्योर ऑफ कंप्लीट फेलियर्स और उसने एक एक फिगर लेके एक एक शोबा लेके उसके हवाले से सारी तफसील के साथ हुकूमत की 3 साल की पॉलिसियों का अपनी तरफ से तो भुरकस निकाल दिया है। अब देखना यह है कि उसने इन्हिसार किया है ज़्यादातर एडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन एडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है वो सारी की सारी कभी भी उस तरह से नहीं होता उसमें यह है कि कुछ ऐसे ऑडिट पैराग्राफ होते हैं जहां क्वालिफाई नहीं किया होता हुकूमत ने एक्सपेंसेस को, वो बाद में फिर रेटिफाई होते रहते हैं। लेकिन बहरहाल उसका ज़्यादा इन्हिसार उसी पर था। लेकिन अब 2 तरफ से एक सी पुकार है। जो मौजूदा हुकूमत है वो कहती है करप्शन पिछली हुकूमत के दौर में अरूज पर थी। अज़मा बुखारी साहब बताने की कोशिश कर रही है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। इसमें नई चीज़ तो कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी जो हैं वो हमेशा से माजी में भी यही करती रही हैं और अब भी ये कर रही हैं। मुझे तो आज तक कोई पॉलिटिकल शो के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर ये नहीं कहते सुना कि हमने अपने टेन्योर में ये ABCD गलतियां हुई हैं। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मेरा पॉइंट सिर्फ सिंपल है। करना ठीक है, फिर तरदीद किस चीज़ का करना? तनकीद। देखिए तनकीद, मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। बात यह है कि अच्छा काम किसी भी हुकूमत ने किया हो, चाहे अब हो रहा है चाहे माजी में हो रहा है, उसको बिला वजह तनकीद नहीं करना चाहिए और उसको क्रेडिट देना चाहिए। एक और दूसरी बात यह है कि मुझे आज आप समझा दें एक बात, ये किस चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं? ये अपनी जेबों से पैसा खर्च करके अवाम पे लगाते हैं जिसका वो हमेशा सारे क्रेडिट लेना चाहते हैं। अवाम का पैसा होता है, टैक्स पेयर की मनी होती है, उसी पैसे के साथ एंजॉय करते हैं, उन्हीं की गाड़ियों में बैठते हैं, उन्हीं के दफ्तरों में बैठते हैं, उन्हीं के AC पे पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें अपनी तख्तियां, एक सेकंड, अपनी तख्तियां लगाते हैं, अपना ड्रामेबाजी, चाहे एहसन इकबाल हो चाहे कोई भी हो। एहसन इकबाल कहते हैं प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। ठीक कह रहे हैं, ये इस हुकूमत का तो यही काम रह गया। आपकी उस बात को जरा थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो आपने कहा कि जिन हुकूमतों ने गलतियां की हों उन्हें खुद से मानना चाहिए और दूसरी हुकूमतें जो उनके अच्छे काम हो उसको सराहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप ज़रा कभी एनालाइज करके देखिए कि पाकिस्तान का तरक्याती एतबार से, ख़ास तौर से इंडस्ट्रियल तरक्की जो है उसका बेस्ट एरा अयूब खान के 11 साल है,
जिसमें मैं आपको 3-4 चीजें गिनवा देता हूं। अगर तरवेला डैम नहीं होता, मंगला डैम नहीं होता, कैनाल सिस्टम, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स नहीं होता, स्टील मिल नहीं होती, पाकिस्तान का कामरा सबसे रीबिल्ड बड़ा फैक्ट्री नहीं कैनाल होती, तो सिस्टम, क्या होता हमारा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम जिस पे आज रिलाय कर रहा है वो भी अयूब खान का था। कुछ और भी कहना चाहूँगा मैं। देखें, इमरान खान ने जो बात की है उसमें एक दो बातें ऐसी हैं जिस पे हमें अपने देखने वालों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। उन्होंने कहा कि ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है। अब ये एक नया तस्वर आ रहा है, पब्लिक प्राइवेट ये पार्टनरशिप, पहले भी रहा है और नहीं, मुशर्रफ अब इस के पे दौर में बड़े भी। प्रोजेक्ट्स इस पे दिए जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी बड़े प्रोजेक्ट हों, और उन्होंने कहा कि 2 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा। एक बात जो उन्होंने बड़े मज़े की कही और मैं उस पर हैरान हूँ, उन्होंने कहा कि इस वक्त पोजीशन है कि सवात मोटरवे की तामीर की बिना पर ईद की छुट्टियों में इतने डाक गाड़ियाँ सवात गई। काश इमरान साहब आप ये भी याद रखते हैं कि मानसरा मोटरवे भी बनी है, और मानसी उस मोटरवे से लोग नारान के रास्ते बाबूसर से टॉप से होते हुए गिलगित की तरफ, रसकद्दू की तरफ नहीं भी तो जाते जिस हैं। मोटरवे को और- इन्होंने क्रिटिसाइज किया उसका भी जिक्र वो कर देना, वो लाहौर से नहीं, इस्लामाबाद वाली वो- मोटरवे। वो वहाँ से भी लाखों स्याह जो गुजरते हैं, वो भी तो आप ही की है ना। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैंने शायद एक प्रोग्राम में पहले भी कहा, यू आर द प्राइम मिनिस्टर। ये हर वक्त पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर न बना करें, पाकिस्तान He should be country's prime minister. कंट्री के जो है ना प्राइम मिनिस्टर आप हैं। तो मानसरा मोटरवे भी आपकी है और सवात मोटरवे भी आपकी है। अब सवात मोटरवे की इसलिए शायद आपने तस्करा खास तौर पर किया कि वो आपका एक दोस्त जो है उसका वो मिनिस्टर है, तो शायद वो खुश हुआ होगा कि आपने सवात नाम ले मोटरवे देना का- उसका, मुराद सईद। मुराद सईद को खुश, तो खैर आपने क्या करना, वैसे खुश महसूस हो रहा होगा, लेकिन दूसरी मोटरवे का भी जो मालिक है, ये जो मिनिस्टर है, वो मुराद सईद ही है। फजलजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। अफगानिस्तान अब दाइश एक टारगेट ढूंढ लिया है अमेरिका ने, और तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अल्लाह रहम करे, घोस्ट पीजे टारगेट, ये घोस्ट पीजे टारगेट, not target। ये टारगेट ही ढूंढता रहता है। अब दाइश का टारगेट और तालिबान को साथ मिला के लड़ना चाहता है, क्या होगा? सर देखें, सबसे पहले तो जो है ना बेसिक्स के ऊपर सारों ने बड़ी डिस्कशन की, तमाम चैनल्स ने, वो जी दुनिया के स्पेकुलेटर्स ने, वो जी वो आर्म्स छोड़ गए हैं, इनके अंदर खुद तनकीद हुई, वो सब डैमेज्ड आर्टिकल्स हैं, रिपोर्टर्स ने बता दिया है, और बेसिकली दे आर नॉट रिपेयरेबल। ओके, एक तो ये हो गया। बात आती है दाइश की। अब दाइश को कितनी हवा हिंदुस्तान देगा, क्योंकि केरला में वो बेस्ड है, कितनी उसको हवा देगा, और ये उज़्बेकिस्तान से कितने ड्रोन उड़ाएंगे। अब ड्रोन का भी हमें रूट पता चल गया, ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान से आ रहे हैं। हिंदुस्तान अगर फ्री स्पेस देता है वहाँ से आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको हमने डिफ्यूज़ कब करना है। सर डिफ्यूज़ नहीं करना, आप ही के साथ मैंने 1 महीना पहले कहा था कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, बाकी चैनल्स पे ये सिविल वॉर होगी और होगी। जी बुखारी साहब, ये देखिए, दाइश है- और तालिबान को क्या नया टारगेट, मैं तो डरता हूँ जिस ये लड़ेंगे आपस में। अमेरिका मुझे- दुनिया में कोई नया टारगेट ढूंढता है, मैं डर जाता हूँ। मुझे बहुत हैरत है इस बात के ऊपर कि ये खबरें हमारे अभी ताज़ा मेमोरीज़ में हैं, जब हमें बताया गया था कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर दाइश के लोगों को बाहर से ला के अफ़गानिस्तान में बसाया जा रहा है। ये मेरे ख्याल है कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब तालिबान के साथ मिलके उसी दाइश को ख़त्म करने के दर पे है। हमें याद है यही दाइश जो है अमेरिका ने क्रिएट की थी और शाम में भेजी थी। जो कुछ वहाँ हुआ आपके सामने है। इराक़ में अबू बकर बगदादी ने क्या किया वो हमारे सामने है। तो तारीख़ तो हमारे सामने है। मुझे इसका डर सिर्फ ये है कि ये तालिबान और के साथ मिल के दाइश को ख़त्म करने के चक्कर में कहीं ये मेरी तरफ को ना पलट आए। बस मुझे भी ये डर इस है। बात का बहुत खतरा मुझे है। डर है वो कहीं देखें उधर पाकिस्तान की तरफ चले गए थे और दाइश दो- वाले, तो हम पीछे चले गए। और 2 चीज़ें और जो अहम है, एक तो ये कि पंजशेर में जो कुछ हो रहा है उसको हम आंखें अगर बंद कर लें उससे, तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए कि वहाँ फुल फ्लेज वॉर शुरू है, जंग जारी है तालिबान और पंजशेरियों के बीच में। सलीम, एक सिंपल जुमला वन वर्ड, जी, ये कितने मैन होल खोलेंगे और कितने मैन होल बंद करेक्ट, करेंगे। वेरी सेड। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो शाह महमूद कुरैशी का बयान है वो भी अहमियत का हामिल है, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने तालिबान से रब्ता काट दिया
और अफगानों को छोड़ दिया जो लावारिस फिरते रहेंगे, तो सिर्फ एक काम होगा कि दहशतगर्दों के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तालिबान का I think that रास्ता should be देखें, जो तालिबान है ना, तालिबान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब अफगानिस्तान को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हम काम है। इग्नोर करने की बात नहीं कर रहे, नहीं। हम कह रहे हैं कि दाइश मुश्तरक दाइश अमेरिका और अमेरिका क्या कह रहा तालिबान है? का लड़ाई बहुत पहले से है। तालिबान ने उनको नंगरहार और कुन्नड़ सूबे से मार भगा दिया, वो स्कैटर्ड हैं अभी। अमेरिका को एक टारगेट चाहिए, वो उस टारगेट के चक्कर में है, और वो अभी तालिबान को इसलिए साथ रखना चाहता है कि अगर उसने वो स्पेस दे दी, बात को समझे, अगर उसने वो स्पेस दे दी तो वो स्पेस आपकी रीजनल दूसरी पावर्स ऑक्युपाई कर जाएंगी, जो तालिबान को आने वाले वक्त में अपनी हुकूमत बनाने के बाद जो मसाइल आने हैं, इसको हुकूमत मतलब आप बनाने से सपोर्ट करते हो अमेरिका के इस मौकफ को कि तालिबान को हम सपोर्ट करेंगे दाइश के हाँ, खिलाफ? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में भी अमेरिका अफगानिस्तान में स्पेस को लूज नहीं करेगा। तालिबान को तो इस बिना डायरेक्टली पे- इनडायरेक्टली उनके साथ राब्ते में रहेगा किसी ना किसी चक्कर में, क्योंकि अगर आज और वो दाइश से लड़ेगा? देखें यूएन नहीं, की और दाइश से resolution- लड़ेगा? दाइश से उनको खुद लड़ना, पहले भी तालिबान लड़े, कौन सा पहली दफा देखो, लड़ेंगे? जो बात आज का जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ और बात है। अमेरिका ने कहा है कि तालिबान के साथ हम काम खान करने साहब, को ये तैयार पुरानी हैं दाइश बात के है, खिलाफ। ये बात नई नहीं है। मेरे लिए में तालिबान तो आ और जाइए। दाइश के साथ, इनका तालिबान और दाइश का पुराना एक दूसरे के साथ झगड़ा तो है तालिबान ना, की बात कर अमेरिका रहे का हैं। रोल। और अमेरिका यही तो चाहता है कि झगड़ा रहे, ताकि उसका और influence रहे। बुखारी साहब का खदशा कि अगर दाइश वाले इधर आ गए, बॉर्डर पार करके इतना आगे तो आसान पीछे नहीं है, इतना आसान नहीं चलो। है। हालात चेंज हो गए, मामला चेंज या हो गए। अमेरिका ने जवाब घड़ लिया यहाँ आने का। मैं समझा मैं तो सर, जब ये मान रहा है, जब ये कह रहा है, सब मामला ठीक है। खान साहब, मैं बुखारी साहब, बात ही है कि ये 2001 या 2000 नहीं है, हम 2021 में बैठे हैं। इट इज नॉट दैट इजी कि उसको अब जवाब ढूंढ के पाकिस्तान जैसी स्टेट में, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इराक नहीं है, पाकिस्तान सीरिया नहीं है, पाकिस्तान तो वो कोई भी जवाब उठा के आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं। जब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपके पाकिस्तान तो नेशनलिज्म की मैं दाद देता हूँ, पाकिस्तान लेकिन एक- यहीं से रेमंड डेविस जैसे जावेद, लोग भी निकले। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन गया है। उस वक्त जब का टाइम था, उस वक्त हालात जावेद, भी पुराना था, ये जावेद, 2001 की बात नहीं है, तो अब रिसेंट है। जब बात ये पाकिस्तान के बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है। कल मैं एक चीज़ पढ़ रहा था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान में बैठे हैं जो पाकिस्तान की सरहदों की मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने फेंसिंग की है अफगानिस्तान के साथ, ये फेंसिंग ख़त्म करनी चाहिए। तो ऐसे लोग हैं इस मुल्क में, तो मुझे उनसे भी डर है, ऐसे मुझे लोगों दाइश का- और तालिबान की लड़ाई से भी डर साहब, है। ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए, और आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़ी स्ट्रेट उसका जवाब दे दिया है कि इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं हो जी सकती। विजय, देखें, हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, हमने इसको प्रैक्टिकल एक फेस देना है कि हमने इसको डील कैसे करना है। हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। प्राइम मिनिस्टर बड़ा क्लियर है इस चीज़ के ऊपर, आपकी गवर्नमेंट क्लियर है इस चीज़ के ऊपर, एक्सेप्ट मौलाना फजल रहमान। सारे उसके clear है, अलावा वो भी शामिल है। नहीं, वो क्लियर नहीं वो है। आप उनको मत करें। नहीं, नो। द थिंग इज, आई नीड एवरीथिंग ऑन द टेबल। आई डोंट नीड कि इधर से कोई बात करे, इधर से बात करे, एंड देन वी कम पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, जब रियासत की बात आएगी, मेरा ख्याल है कि हम कहीं और जा रहे हैं। Then we- नहीं, हम- मेरा ख्याल है हम कहीं और जा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि अमेरिका का ये कहना कि साथ मिलकर हम दाइश को टारगेट बनाएंगे, मैं उन खदशात की बात कर रहा हूँ। प्लीज, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। रिमेंबर वन थिंग, जब मेरी ऑपोजिशन या एक या दो या तीन कोई बात करेगा, आपका जो मॉनिटर है वो पूरी पल्स लेता है आपकी, वो गवर्नमेंट की पल्स नहीं लेता, वो पूरी आवाम की पल्स लेता है, बिकॉज opposition has as much votes as the government, although the government is more. But the question here अगर arises, अपोजिशन जब रियासत के अगेंस्ट जाएगी तो उसका वोट Opposition- भी उसके पीछे नहीं जाएगा। देखिए, सपोर्ट की बात नहीं है। जब आप एक माइंडसेट को अंडरस्टैंड करते हैं, वो माइंडसेट दूसरा उसको रीड करता है, उसको गेज करता है, जिस तरह हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। विजय, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ही मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ दाइश को वहां बसाए भी अमेरिका, बिल्कुल। और फिर हमें कहे कि हम मैंने तालिबान आपको- के साथ मिलकर उससे सलीम, लड़ेंगे। मैंने हाउ आप- कैन आई ट्रस्ट मैंने अमेरिकन्स? आपको क्या कहा, ये कितने मैन होल्स अच्छा, मैं एक बात आपसे- कितने बंद करेंगे। इससे पहले कि इसका सिर्फ एक सिंपल 1 सेकंड का जवाब है कि वी शुड नॉट बी ट्रस्टिंग यूएस। अच्छा। हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं टू जावेद, टैकल दीज ऑल थिंग्स। इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम का वक्त मेरे ख्याल ख़त्म होने वाला है, मैं एक सवाल आप तीनों से करना चाहता हूँ। जो लोग पाकिस्तान की सरहद को जो फेंसिंग हमने है उसकी मुखालफत करते हैं, आप उनको क्या समझते हैं? पाकिस्तान एक-एक मिनट। वो पाकिस्तान दोस्त नहीं हो सकते, जी वो भैया। पाकिस्तान दुश्मन है। एब्सोल्युटली
I mean, their enemies. No two opinions about it. तो मैं हैरान हूँ कि उन लोगों की सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम जैसे भी तो बैठे हुए हैं ना उनके ऊपर लानत भेजने के लिए। इफ्तिखार कौन है ये? मैं दिस इज व्हाट मैं इस वक्त किसी ये वही हैं जो पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान की वकालत करते हैं। आपको भी पता है, इसको भी पता है, इसको भी बंद पता है, करें मुझे इनको पता है। फिर पकड़ के। बिल्कुल मेरा तो ये मुतालबा है कि ऐसे वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की हदूद को तस्लीम नहीं करते, आइन जो है आर्टिकल 1 में जो डिफाइन किया गया है उसमें खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का पार्ट बताया गया है, और खैबर पख्तूनख्वा की एक सरहद जो है वो ये सरहद है जिसको हमने फेंस किया है, उसके बगैर तो पाकिस्तान का मुकम्मल होने का तस्वर नहीं होता। और ये जो लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, किधर आते हैं, वो पाकिस्तान के इस किस्म के मामलात में अपनी जो खूबसूरत किस्म की गुफ्तगू ना ही करें तो बेहतर है, वरना फिर हम जैसे लोगों को सख्त लफ्ज़ों में उनके से बात करनी पड़ेगी। अब मेरे पास वक्त नहीं रहा, और लेकिन 2 लाइनें मैं शेयर करना चाहता हूँ जाने से पहले। एक चीज़ है, तालिबान तब्दील हुए या नहीं ये जनरल मार्क मिली साहब ने कहा है, और दूसरी बात है सुहेल शाहीन साहब हैं तालिबान के तर्जमान, कहते हैं कश्मीर समेत कहीं भी मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।